हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हालचाल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर के। ओके, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आइए हम हमारे लेक्चर 2 का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। ओके, कि हमने लेक्चर 2 में क्या पढ़ा था। ओके, सो लेक्चर 2 में हमने कल देखा था कि जो सभी एसिड्स होते हैं, जो बेसिस होते हैं, उनकी जब हमने अलग अलग चीज़ों से रिएक्शन कराई थी, लाइक मेटल से एंड मेटल ऑक्साइड से, तो हमने देखा था कि वो दोनों सेम टाइप की रिएक्शंस कर रहे थे। लाइक एसिड्स जो हैं वो सारे एसिड्स एक ही टाइप से रिएक्ट कर रहे थे एंड जो बेसिस थे वो सारे एक ही टाइप से रिएक्ट कर रहे थे। ओके, तो इससे हमें क्या पॉइंट मिला था कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटेन्स H+ आयंस। ओके, एंड जो बेसिस होते हैं, आपके बेसिस जो होते हैं, दे कंटेन OH- आयंस। ओके, तो ये जो भी खेल था एसिड्स का एंड बेसिस का, वो इन H+ आयंस एंड OH- आयंस की वजह से था। ओके, यहाँ पर अब देखिए पुराने ज़माने में, जो पुराने ज़माने क्या पुराने टाइम में जो एसिड्स एंड बेसिस की पहचान थी वो सिर्फ टेस्ट के हिसाब से कर ली जाती थी कि ये खट्टा है तो ये एसिड है, ये कड़वा है तो ये बेस है। बट एसिड्स एंड बेसिस जो होते हैं बहुत ही हार्मफुल होते हैं, तो हम उनको टेस्ट करके नहीं देख सकते, इसलिए हमने क्या किया, इंडिकेटर्स का यूज़ किया। ओके, इंडिकेटर्स हमें कलर एंड ऑर्डर चेंज करके बताते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। ओके, तो जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें H+ आयंस पाए जाते हैं, जितने भी बेसेस होते हैं उनमें OH- आयंस पाए जाते हैं। ओके, इसको हमने एक एक्टिविटी के थ्रू भी करा था, जब हमने एक बीकर में 2 इलेक्ट्रोड लगा करके उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट करा एंड वहाँ पर हमने एक बल्ब लगा करके उसको हमने इसमें एसिड डाला था। ओके, तो क्या हुआ था कि जब हमने इसमें एसिड डाला था तो इसका जो ये बल्ब था ये ग्लो कर रहा था। ओके, तो जब एसिड की प्रेजेंस में बल्ब के ग्लो करने का मतलब होता है कि एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो आयंस रिलीज कर रहा था। ओके, और वो आयंस कौन से थे, H+ आयंस। ओके, यानी कि इस सर्किट में करंट फ्लो H+ आयंस की वजह से हो रहा था। ओके, इसका मतलब है कि जो एसिड्स होते हैं, सारे एसिड्स वो आपको एक्वस सोल्यूशन में H+ आयंस देते हैं, जितने भी बेसिस होते हैं वो आपको OH- आयंस देते हैं। ध्यान रखें कि एसिड्स एंड बेसिस जो होते हैं वो विदाउट वाटर अपने आयंस को रिलीज नहीं कर सकते हैं। ओके, आयंस आयंस नीड वाटर टू गेट रिलीज्ड, टू गेट रिलीज्ड, यानी कि आयंस जो होते हैं वो आपके यूं फ्री नहीं निकल सकते हैं, फ्री नहीं घूम सकते हैं, उनको वाटर की ज़रूरत होती है। ओके, देखिए हमने कल देखा था कि जो एसिड्स होते हैं वो उनको जब हम वाटर में डालते हैं तो वो हमें H+ आयंस देते हैं, एंड बेसिस जो होते हैं उनको जब हम वाटर में डालते हैं तो वो हमें OH- आयंस देते हैं। ये हमने पढ़ा था कल। देखिए सभी बेसिस जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट जो जो भी बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। ओके, उनको हम एल्कलीज बोलते हैं, यानी कि हमारे जो भी बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, सो चाहे हमारा एसिड हो चाहे हमारा बेस हो, वी शुड नेवर टच देम। ओके, नेवर टच, बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। ओके, एसिड्स एंड बेसिस जो होते हैं वो रिएक्ट करके, एसिड्स एंड बेसिस की जो रिएक्शन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि हमने पिछले दोनों लेक्चर्स में पढ़ी है। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्या था हमारा, मिक्सिंग ऑफ एसिड्स और बेसिस इन वाटर। ओके, मिक्सिंग ऑफ एसिड्स एंड और बेसिस इन वाटर जो होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ओके, एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ हीट, प्रोडक्शन ऑफ हीट जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ओके, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम एसिड्स और बेसिस को वाटर में मर्ज कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना है, उस बीकर में वाटर लेना है, उसमें हमें एसिड को धीरे धीरे डालना है और उस पॉट को या उस बीकर को हमें हल्के हल्के हिलाते रहना है बराबर। ओके, ताकि उसमें से जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट आपकी बराबर से निकलती रहे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस प्रोसेस में स्प्लैश होने के साइंस हैं और इससे जो है हमारी स्किन बर्न भी हो सकती है। ओके, सो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ओके, सो ये था हमारा क्विक रिकैप। अब हम आज के लेक्चर की बात करते हैं। ओके, सो देखिए आज के लेक्चर की बात करने से पहले हम इसका चैप्टर फ्लो देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, चैप्टर फ्लो।
तो देखिए आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहला डालते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस। ओके, ये हमारा एक टॉपिक रहेगा। सेकेंड टॉपिक क्या है, हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल, जब भी एसिड्स एंड बेसिस का नाम आता है तो पीएच स्केल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ओके, एंड थर्ड हमारा टॉपिक होगा पीएच स्केल इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइंस जो है, हमारी डेली की लाइफ जो है वो साइंस से ही चल रही है। ओके, सो साइंस वो साइंस है जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में होने वाली चीज़ों के बारे में हमें बताती है। ओके, सो आइए हम फर्स्ट हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके, तो देखिए जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा था तब हमने आपको बताया था कि जो एसिड्स एंड बेसिस होते हैं उनको पहले खट्टा या कड़वा होने की वजह से पहचाना जाता था। ओके, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि हम एसिड्स को एंड बेसिस को इंडिकेटर्स की मदद से पहचानने लगे। राइट, कि इन इंडिकेटर्स में हमने बहुत से इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, लाइक लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन, टर्मरिक एंड क्लोव्स एंड अनियन। ये जो इंडिकेटर्स थे ये अपने ऑर्डर में एंड अपने कलर में चेंज करके हमें बताते थे कि दिया गया सॉल्यूशन या सब्सटेंस जो है वो आपका एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। ओके, देखिए इंडिकेटर्स जो थे वो हमें बताते थे कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है एंड कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। बट अब यहाँ पर हमारी एक न्यू टर्म की एंट्री होती है जो कि इंडिकेटर से ही रिलेटेड है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर इंडिकेटर के बारे में बताया। ओके, सो ये लाइन में पॉइंट यहाँ पर लिख देती हूँ, इंडिकेटर्स टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ एनी गिवन सॉल्यूशन। ओके, बट यहाँ पर जो है एक न्यू टर्म एंट्री मारती है। ओके, कौन सी वो टर्म है? टर्म है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब देखते हैं कि ये क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। भाई हमने तो इंडिकेटर्स पढ़े थे, वो भी दो टाइप के पढ़े, जिसमें से एक आपका आ गया था जो कि अपना कलर चेंज कर रहा था, दूसरे थे हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो कि अपनी स्मेल चेंज कर रहे थे। अब ये कौन सा इंडिकेटर है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होते हैं उसमें कई इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर होता है। अभी तक जो हमने इंडिकेटर्स पढ़े हैं उसमें क्या था कि हमारा इंडिकेटर एक अकेला इंडिकेटर काम कर रहा था। ओके, बट इसमें क्या है कि वो सेवरल इंडिकेटर्स हैं, कई इंडिकेटर्स एक में मर्ज होकर काम कर रहे हैं। ओके, तो अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है ऐसा जो कि एक इंडिविजुअल इंडिकेटर नहीं कर सकता। ओके, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है उसके हिसाब से कलर चेंज करता है। ओके, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि किसी भी एसिड में H+ आयंस यानी कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है उसी के बेसिस पर ये प्रूव होता है कि वो एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, कितना ज़्यादा पावरफुल है। ओके, सो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या करते हैं? दीज शो डिफरेंट कलर्स at different concentration level of H+ आयंस। ओके, यानी कि जो हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे
जो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन होती है उसके हिसाब से कलर चेंज करते हैं। ओके, यानी कि इनका एक पर्टिकुलर कलर हमें बताता है कि इस सोल्यूशन में H प्लस आयंस जो है इनकी कंसंट्रेशन इतनी होगी। ओके, सो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं अंडरलाइन कर देती हूँ जिसको आपको ध्यान रखना है। changes color different color at different concentration level of H plus ions। ओके, और ये बात आपको याद रखनी है कि ये सेवरल इंडिकेटर्स, कई इंडिकेटर्स इसमें मिलकर काम करते हैं। ओके, जिस वजह से क्या होता है कि ये आपके डिफरेंट कलर्स देते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन पर। ओके, आइए अब हम अपनी मेन बात करते हैं, मेन मुद्दा हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, पीएच स्केल। हेडिंग डालते हैं पीएच स्केल। ओके, सो देखिए क्या होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल जो होता है एक आपका पैमाना होता है जो कि हमें H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन को मेजर करने में हेल्प करता है। ओके, यानी कि पीएच स्केल जो होता है वो एक ऐसी स्केल होती है जो कि हमें बताती है कि किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है। तो क्या होती है, This is a scale which tells us about the concentration of H plus ions in any solution। ओके, अब देखिए पीएच स्केल जो होती है वो हमें मेनली H प्लस आयंस के बारे में बताती है। ओके, बट पीएच स्केल की ही हेल्प से हम OH माइनस आयंस की भी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, बट ये मेनली आपकी H प्लस आयंस के लिए होती है। ओके, इसमें एक और आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये है कि यहाँ पर पीएच में ये जो P वर्ड होता है ये जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पोटेंस होता है, पोटेंस। अब पोटेंस जो है ये आपका एक जर्मन वर्ड है। ओके, विच मीन्स पावर। ओके, यानी कि पीएच जो वर्ड बना है इसमें से जो पी वर्ड है ये आपका पी लेटर जो है ये आपका पोटेंस को शो करता है। ओके, एंड पोटेंस जो है वो एक जर्मन वर्ड है जो कि हमें पावर के, जिसका मीनिंग होता है पावर। ओके, सो कुल मिलाकर के पीएच स्केल जो होती है वो हमें ये बताती है कि कोई भी एसिड या बेस जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, कितना ज़्यादा पावरफुल है। ओके, उसमें H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है। ओके, सो देखिए पीएच स्केल जो होती है वो आपकी पीएच स्केल जनरली लाइज between 0 to 14। ओके, यानी कि जो पीएच स्केल होती है जो कि आपके सिलेबस में है वो 0 से 14 तक होती है। ओके, अब देखिए इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे जान सकते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है। ओके, अगर आपका देखिए जीरो जो है, जीरो है, अगर जीरो है या जीरो के आसपास है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो वेरी एसिडिक, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है। ओके, एंड अगर वो 14 है एंड 14 के आसपास है तो वो वेरी बेसिक है। ओके, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। ओके, या सो ये है वेरी एसिडिक एंड वेरी बेसिक। अब इनके बीच में कहीं पर लाई करता है 7। भाई अगर हम 0 से 14 तक काउंट करते हैं बीच में आता है 7 क्या बताता है, 7 क्या इंडिकेट करता है, 7 इंडिकेट करता है न्यूट्रल सोल्यूशन। ओके, 7 बोलता है भाई ना मैं इधर हूँ ना मैं उधर हूँ, मैं तो बीच में खड़ा हूँ। ओके, सो 7 का मतलब है कि मुझे किसी से लेना देना नहीं, मैं अपना न्यूट्रल हूँ। ओके, या सो अब हम पीएच की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, जो आप अपनी एग्जाम्स में लिख सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं, पीएच कंसिडर सिंपली अ नंबर। पीएच इज considered simply a number which indicates acidic or
बेसिक नेचर ऑफ एनी सॉल्यूशन। ओके, सो पीएच जो होता है वो आपका सिंपली एक नंबर होता है जो कि हमें बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। ओके, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि 0 होगा तो वो आपका एसिडिक होगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। ओके, एंड अगर ये 14 है तो ये आपका बहुत ज़्यादा बेसिक होगा। ओके, सो एक पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि हायर द concentration of H plus ions, lower will be the pH. Lower will be the pH. Lower the pH. यानी कि जितनी ज़्यादा H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन होगी उतना ही लोअर पीएच होगा। एंड लोअर पीएच बताता है कि सॉल्यूशन जो है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। मैंने आपको बताया था ना कि जितना ज़्यादा H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। बट अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका पीएच जो है वो 0 के आसपास है तो सॉल्यूशन आपका वेरी एसिडिक है। तो इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन होगी पीएच आपका उतना ही कम होगा ना। या एंड न्यूट्रल्स के लिए जो है फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन pH इज इक्वल टू 7। ओके, pH जो होता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए 7 होता है। अब देखिए pH जो है वो न्यूट्रल्स के लिए 7 हो गया। अब हम देखते हैं फॉर बेसिक सॉल्यूशंस। मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपका अगर 14 है तो वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है अगर आपकी pH जो है वो 7 से ज़्यादा है, पीएच जो है अगर आपकी 7 से ज़्यादा है तो वो आपका बेसिक में आता है। ओके, यानी कि अगर 7 के बाद वो अगर 7.1, 7.2, 7.3 या फिर 8.1, 8.2 या 8 है तो वो आपका बेसिक में आएगा। ओके, इसी तरीके से हम एसिडिक की बात करते हैं फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, सो एसिडिक की बात करते हैं तो एसिडिक में क्या होता है कि पीएच जो है वो आपकी लेस देन 7 होनी चाहिए, यानी कि 7 से कम है अगर 6.9, 6.8, 6, 5.9 तो ये सारे जो हैं ये आपके एसिडिक में आ जाएंगे। ओके, या सो देखिए अब एक पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि एज pH increases from 7 to 14, okay, as pH increases from 7 to 14 तो क्या होता है कि बेसिक नेचर इंक्रीज करता है। बेसिक नेचर इंक्रीजेस ये मैंने अभी आपको बताया, राइट, which means increase in OH minus ions concentration। ओके, यानी कि वहाँ पर जो है OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब मैं आपको एक स्केल में ही इसके बारे में पूरा बताती हूँ। स्केल हम डिफरेंट कलर से बनाएंगे ताकि आपको कलरफुल लगे। बीच में देखिए मैंने 7 को रख दिया। ओके, क्योंकि 7 किसी के भी साथ नहीं है, 7 बीच में खड़ा है, उसे किसी से मतलब नहीं। अब 7 के इस साइड मैंने यहाँ पर 0 को बना दिया। अब 7 के इस साइड में यहाँ पर 14 बनाती हूँ, क्योंकि हमारी जो स्केल है वो 0 एंड 14 के ही तो बीच में है। या सो देखिए अब हम एक डिफरेंट कलर लेते हैं जिससे हम इसको दिखाएंगे। या सो देखिए 0 पर क्या है, वेरी एसिडिक। ये जितनी भी लाइंस मैंने ऊपर लिखी हैं वो मैं आपको इसी स्केल से पूरा बता देती हूँ, इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपको यहीं पर याद हो जाएगा। ओके, सो 0 पर ये आपका वेरी एसिडिक हो जाता है, 14 पर क्या है ये आपका वेरी बेसिक हो जाता है। ओके, वेरी बेसिक। 7 पे क्या है, न्यूट्रल मतलब किसी के साथ नहीं। ओके, अब देखिए जब हम 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है कि
H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, जबकि OH माइनस आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करती है। ओके, ऐसे ही जब हम 7 से 0 की तरफ 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है एंड OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है लगातार। ओके, गॉट इट ना? क्योंकि 7 से इस रेंज में जो है आपके एसिडिक आते हैं एंड इस रेंज में जो है आपके बेसिक सॉल्यूशंस आ जाते हैं। ओके, तो ये स्केल जो है ये हमें बताती है कि 0 पे वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, यानी कि 7 से जब हम 0 की तरफ बढ़ते हैं तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ओके, अब H प्लस आयंस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि OH माइनस आयंस बराबर घट रहे होंगे ना उधर। वही होता है जब हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बराबर डिक्रीज करती है एंड OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। तो 14 पर जो है जो सोल्यूशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक होगा। ओके, यानी कि वो आपका पक्का खानदानी बेस होगा। ओके, कुल मिलाकर के इतना सब करने के बाद हमने क्या पढ़ा है, क्या हमने एक निष्कर्ष निकाला है, दैट स्ट्रेंथ of acids is directly proportional to, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप लोग समझते होंगे ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि इसके बढ़ने के साथ साथ ये भी बढ़ेगा। ओके, ये दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयंस कंसंट्रेशन, H प्लस आयंस कंसंट्रेशन। ओके, एंड सेम चीज़ है हमारे बेसिस के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस आयंस कंसंट्रेशन। ओके, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इंक्रीजेस विद ईच अदर। ओके, या अब देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अब चलिए मैं आपको एक बात एग्जाम्पल्स से देखते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर ले लिया HCl एंड CH3COOH। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, क्योंकि इसमें भी आपका H प्लस आयन है, इसमें भी आपका H प्लस आयन है। ओके, बट डिफरेंस क्या है, HCl जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि CH3COOH जो है वो आपका वीक एसिड है, वीक एसिड है। इसको सही से लिखते हैं, वीक एसिड है। ओके, अब देखिए इन ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड क्यों है, क्या रीज़न है इसके पीछे? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि ये दोनों प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस। ओके, यानी कि ये जो है आपका ज़्यादा अमाउंट में H प्लस आयंस दे रहा है एंड ये जो है आपका कम अमाउंट में दे रहा है। ओके, सो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है एंड CH3COOH में जो है H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम में कम है। इस वजह से वो आपका वीक एसिड है एंड ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा दैट मोर H प्लस आयंस तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, एंड वहीं अगर आपका मोर OH माइनस आयंस हैं तो ये आपका जो है स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। ओके, देखिए हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करी थी। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड ही स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आपका ये प्रॉपरली न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, या सो H प्लस आयंस आपके एसिड के लिए होते हैं एंड OH माइनस आयंस जो होते हैं वो बेस में निकलते हैं। ये बात आपको अभी तक याद हो गई होगी और ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। ओके, अब देखिए मैंने pH की बात करी थी। ओके, सो pH जो है उसको हम एक इक्वेशन के थ्रू निकालते हैं। pH जो होता है ये आपका माइनस लॉग H प्लस होता है, यानी कि ये आपके H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन जो होती है उसका
माइनस ऑफ लॉग होता है। ओके, यानी कि माइनस लॉगैरिथम होता है H प्लस आयंस के कंसंट्रेशन का। ओके, अब चलिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास मान लीजिए 10 की घात -6 m कंसंट्रेशन है H प्लस आयंस की किसी एसिड में, आयंस इन एनी एसिड। अब वो पूछ रहा है कि इसकी pH बतानी है आपको। ओके, सो अब हम इस कंसंट्रेशन को यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन ही तो बस पुट करनी है। तो देखिए माइनस का log 10⁻⁻6। ओके, अब देखिए यहाँ से ये जो इसकी पावर है ये इधर आ जाएगी। ओके, सो pH इज इक्वल टू -6 इंटू log 10 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1 होती है। ओके, सो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों ही, तो pH बराबर आपका 6 आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन की pH निकालते हैं। ओके, आपके सिलेबस में अभी pH को इतना ज़्यादा डीपली नहीं दिया गया है, तो आपको बस इसका ओवरव्यू लेना है। ओके, जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आगे pH को पढ़ेंगे, बहुत ही आगे आप पूरी केमिस्ट्री को ही बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा, मैं इसका साइज बढ़ा लेती हूँ, जो कि है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ pH स्केल इन एवरीडे लाइफ। ओके, सो आइए देखते हैं एवरीडे लाइफ में हमें pH की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं pH के बारे में। तो सबसे पहले pH जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू pH, ओके, देखिए ये वाला पॉइंट आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको सही से करती हूँ सो देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो सेंसिटिव टू pH होते हैं। ओके, अब देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आप नोट करते जाएं, लिविंग organisms can survive only in narrow range of pH। ओके, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक जितने भी पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, वो सभी एक नैरो रेंज ऑफ pH में ही सर्वाइव कर सकते हैं। अगर उनकी इस pH रेंज के आगे या पीछे जाता है pH उनके सराउंडिंग्स का, तो अनफॉर्चुनेटली वो उसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे एंड उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उनकी डेथ भी हो सकती है। ओके, लाइक अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ओके, our pH range of human body is 7.0 to 7.8। ओके, ह्यूमन बॉडी जो होती है वो 7.0 से लेकर के 7.8 तक का ही pH रेंज झेल सकती है। ओके, देखिए हमारी जो स्किन होती है, हमारी जो बॉडी है, वो एसिडिक चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ओके, तो हमारी जो बाहरी इन्वायरमेंट है उसका pH हम सिर्फ 7.0 से 7.8 तक ही झेल सकते हैं। ओके, अब देखिए जो हमारे यहाँ रेन होती है, बरसात होती है, बारिश होती है, तो उसका जो वाटर होता है, देखा जाए तो हमने पढ़ा था ना कि वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो जो नॉर्मली रेन होती है वो आपकी न्यूट्रल होती है, उसका pH 7 होता है। बट मान लीजिए कि अगर आपकी जो बारिश हो रही है आपके यहाँ पर, वो अगर उसका pH बहुत ही कम है। ओके, अब कम होने के लिए भी एक रेंज है, इफ़
the pH range of rainwater is below 5.6, यानी कि अगर आपका रेन वाटर जो है अगर उसकी पीएच आपकी 5.6 से कम है, ओके 5.6 से कम है, इट इज कॉल्ड एसिडिक रेन। ओके तो हम उसको एसिडिक रेन बोलेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है ना कि अगर 7 से कम पीएच है तो वो एसिडिक है। यहाँ पर तो 5.6 है यार, बहुत कम है ये, तो इसको हम एसिडिक रेन बोलेंगे। ओके ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसिडिक रेन। अब देखिए एसिडिक रेन जो होती है ये क्या करती है, ये आपकी लोअर्स द पीएच ऑफ वाटर ऑफ रिवर्स, क्योंकि हमें पता है ना कि बारिश का पानी जो होता है वो यूजुअली आपका बह करके नदी में ही जाता है, तालाब में जाता है। ओके सो ये क्या करता है, वही एसिड वाला ही पानी जब आपका नदी में जाएगा, तालाब में जाएगा, तो ये वहाँ के भी पानी को एसिडिक कर देगा, उसका भी पीएच कम कर देगा। ओके तो जिससे क्या होता है कि विच इज वेरी हार्मफुल फॉर aquatic organisms, यानी कि उसमें जो भी जीव जंतु रह रहे हैं, जो भी पौधे हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। इनफैक्ट अगर पीएच बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है तो जो भी तालाब है, नदी, समंदर में जो भी ये मछलियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये सारे के सारे मर जाते हैं, वो उसको झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि पीएच जो होता है एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है जो कि मेंटेन करके रखनी पड़ती है। ओके अगर हम बात करें, एक ऐसा ही टॉपिक है हमारा, अगर हम बात करें वीनस प्लैनेट की। ओके वीनस प्लैनेट जिसको हम शुक्र ग्रह बोलते हैं, तो वीनस प्लैनेट जो होता है इट्स एटमॉस्फेयर contains the clouds of सल्फ्यूरिक एसिड। आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो बादल हैं वो बारिश करते हैं, बारिश में पानी टपकता है, राइट, बट जो वीनस प्लैनेट है वहाँ पर जो बादल हैं वो उनके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसकी अगर एक बूंद भी आपकी स्किन पे पड़ जाती है तो वो आपकी स्किन को अंदर तक जला देती है। ओके तो समझिए वहाँ पर जब बारिश होती है तो वहाँ पर पानी नहीं बरसता, वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बरसता है। ओके जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर जब आपकी इतनी ज़्यादा एसिडिक रेन हो रही होती है तो क्या होता है, देयर इज़ नो लाइफ पॉसिबल, वहाँ पर कोई भी जीवन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डेली की बेसिस पर आपकी एसिडिक रेन हो रही है। ओके अब देखिए ये तो आपकी एक वाटर की रेंज हो गई। ओके यहाँ पर एक रेंज हमारी होती है सॉइल की। ओके प्लांट्स रिक्वायर a specific range of soil for their productive growth। ओके यानी कि सिर्फ पानी ही नहीं, जो मिट्टी होती है उसका भी पीएच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि प्लांट्स जो हैं वो अपनी ग्रोथ को प्रोडक्टिव रख सकें। ओके अब देखिए सॉइल जो है वो लिटरली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है एक प्लांट की लाइफ में, एक एनिमल की लाइफ में, एक ह्यूमन की लाइफ में। ओके क्योंकि सॉइल जो है एक तरह से हमारा बेस है। ओके कहा जाता है ना कि हम मिट्टी से ही बने हैं और मिट्टी में ही एक दिन मिल जाना है। ओके सो सॉइल इज़ द अल्टीमेट बेस ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। सो देखिए सॉइल का पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पर आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप जो है डिफरेंट एरियाज से सॉइल को कलेक्ट करके उससे
उसको आप पीएच स्केल पे यूज चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे कि आपने सॉइल को लिया डिफरेंट प्लेसेस की, उसको डिफरेंट डिफरेंट बीकर्स में डाला, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया जिससे उसका एक एक्वेटिक सॉल्यूशन बन गया। ओके, देन आप उसको क्या करेंगे, डिफरेंट पीएच स्केल जो होते हैं उस पर चेक करेंगे रख रख के कि वो किस में कलर चेंज कर रहा है। ओके, किस कलर का बन रहा है उससे आप चेंज करेंगे, चेक करेंगे कि वो किस पीएच लेवल पर है करंट में। ओके, तो ये तो आपका वाटर एंड सॉइल के बारे में हो गया, जो कि हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम सेकेंड टॉपिक पे सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड टॉपिक की। ये क्या है कि पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि जिंदा है, खाना वगैरह खा रहा है, तो खाना अगर वो खा रहा है तो खाना वो आपका पच भी रहा होगा। ओके, और उस खाना पचने को ही हम डाइजेशन बोलते हैं। ओके, अब देखिए, खाना आपके पेट के अंदर गया है, खाना अगर देखा जाए तो वो आपके लिए इतना ज़्यादा टेस्टी है, इतना ज़्यादा डिलीशियस है, बट आपकी बॉडी के लिए वो सिर्फ केमिकल्स हैं। ओके, जिसको आपकी बॉडी को डिसॉल्व करना है, डाइजेस्ट करना है, उससे एनर्जी लेनी है और आपको सफिशेंट एनर्जी देनी है ताकि आप अपने डेली के काम कर सकें। ओके, इसीलिए हम बोलते हैं कि हम सभी जो हैं वो फूड के ही सहारे चल रहे होते हैं। ओके, सो देखिए, अब डाइजेशन की बात करें तो स्टमक आता है सबसे पहले, स्टमक की बात करते हैं। हालांकि माउथ में भी पीएच का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बट हमारा जो स्टमक होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है। ओके, स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एसिड। क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अब देखिए, ये हमारे स्टमक में बन रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ओके, HCl क्या करता है, ये आपका ऑब्वियस सी बात है कि आपका स्टमक में है तो ये डाइजेशन कर रहा होगा, राइट। HCl जो होता है वो आपका डाइजेशन के लिए होता है। अब देखिए, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा था तब हमने स्टार्टिंग में एक सिनेरियो आपको दिया था कि अगर आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसको कैसे क्योर करेंगे। ओके, तो देखिए, जब हमारा ये HCl एसिड जो है, जब ये एक्सेस में बनता है, ओके, व्हेन प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस, व्हेन प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस यानी कि ज़्यादा मात्रा में बन जाता है, तो इट कॉजेज एसिडिटी। यही है मेन रीज़न एसिडिटी का। ओके, तो क्या होता है कि एसिडिटी से जो होता है हमारे स्टमक में इरिटेशन होने लगती है। ओके, पेन होने लगता है, राइट। तो ये होता है एसिडिटी का मेन रीज़न। अब हमने देखा था कि एसिडिटी को हम कैसे क्योर करते हैं। एसिडिटी को क्योर करने के लिए हम यहाँ पर एंटासिड का यूज़ करते हैं। एंटासिड क्या है, जो कि एसिड को हमारे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एंटासिड का मतलब है कि यहाँ पर हम बेसिस को यूज़ करेंगे। ओके, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो एसिड बेस के ही साथ करता है। ओके, अब देखिए, यहाँ पर बहुत ही कॉमन एंटासिड हमारा क्या यूज़ होता है, MgOH का होल ट्वाइस। ओके, ये मैंने आपको बताया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसका एक कॉमन नेम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, सो हमारे यहाँ पर ये जो MgOH का होल ट्वाइस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत ही कॉमन एंटासिड होता है। ओके, जो कि एक माइल्ड बेस होता है, ऑब्वियस सी बात है, माइल्ड बेस, क्योंकि इसको जब हम लेंगे तो इसे हमारे मुंह से होकर के जाना होगा ना अंदर, और हमारा जो एसिड है वो तो ऑलरेडी पेट में है, तो हम कोई स्ट्रांग बेस थोड़ी ना ले सकते हैं कि नहीं। अगर हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बेस ले लेंगे तो वो हमारे मुंह को एंड हमारे ईसोफेगस को, गले को, इसको बहुत ही हार्म पहुंचाएगा। ओके, सो ये माइल्ड हमारा बेस है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, सो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा पीएच एंड एसिड्स का खेल है, बेसिस का। ओके, अब हम आते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पर, वो भी हमारी ही बॉडी से रिलेटेड है। क्या है ये, pH change causes tooth decay। अब देखिए, टूथ डिके क्या होता है, दांत खराब होना।
जिसको हम यूजुअली बोलते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया है, राइट। अब देखिए, दांत में कीड़ा लगना आज के टाइम पर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपको वर्ल्ड के हर पर्सन में मिलेगी आपको, ओके। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है टूथ डीके होने की, दांत में कीड़ा लगने की, ओके। ये कब होता है? इट occurs when pH level of mouth is lower than 5.5, ओके। अगर ये 5.5 से भी कम हो जाता है हमारे माउथ का पीएच, तो जो है हमारा जो टूथ है वो डीके करने लगता है। क्यों करने लगता है डीके? बिकॉज लोअर पीएच causes enamel decay। अब ये इनेमल क्या होता है? इनेमल जो होता है ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस, ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट होता है, ओके। एंड ये होता क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। यहाँ पे आ नहीं पाएगा, मैं इसको नीचे लिख देती हूँ, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाँ एपेटाइट, ओके। हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है इनेमल। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस होता है। इस पर एंजाइम्स किसी भी चीज़ का, इस पर एंजाइम्स, टेम्परेचर, किसी भी चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। बट क्या प्रॉब्लम है कि जो हमारे माउथ में जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ causes lowers pH level, okay, which causes आपका enamel decay, okay। so देखिए, बैक्टीरिया जो हैं वो कितने ज़्यादा मतलब हार्मफुल हो सकते हैं कि एक हार्डेस्ट सब्सटेंस जिस पर एंजाइम्स, टेम्परेचर, किसी भी चीज़ का असर नहीं होता है, उसको भी बैक्टीरिया सिर्फ पीएच लेवल को ही लो करके जो है उसको डिके कर देते हैं और हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो आपको समझ आ रहा है कि पीएच लेवल जो है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, इससे बचने का क्या उपाय है वो बताते हैं आपको। इससे बचने का उपाय है, वी शुड यूज टूथपेस्ट। वी शुड यूज टूथपेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, हम सभी टूथपेस्ट यूज करते हैं, बट टूथपेस्ट विच आर बेसिक इन नेचर, ओके, बेसिक इन नेचर। हमें टूथपेस्ट कोई भी ब्रांड या उसका कलर, लोगो देख के नहीं यूज़ करना है, हमें ये देख के यूज़ करना है कि ये बेसिक है या नहीं है, ये हमारा जो माउथ है उसको प्रोटेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ओके। तो ये था हमारा माउथ के लिए। अब हम एक लास्ट अपना टॉपिक देख लेते हैं जो कि हमारा यही पीएच को डेली लाइफ के बारे में बताता है, पीएच का वैल्यू, जो कि है सेल्फ डिफेंस by animals and plants, okay, by animals and plants। तो आइए देखते हैं, आपको कभी मधुमक्खी ने काटा है? ऑब्वियस सी बात है, काटा तो होगा ही कभी ना कभी। हाँ, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी नहीं काटा होता है, मुझे तो भाई काटा है, ओके। सो हनी बी, मधुमक्खी, हनी बी, ये क्या करती है जब आपको ये काटती है तो क्या होता है? इट लीव्स एसिड in our body while stinging,
स्टिंगिंग, जब ये आपको स्टिंग करती है, जब ये आपको काटती है तो ये क्या करती है, आपकी बॉडी में एसिड छोड़ देती है, जिससे आपको क्या होता है, इरिटेशन हो जाती है, बर्न्स जैसा लगता है ना, इरिटेशन होगी, पेन होगा, उसमें रेडनेस आ जाती है। तो ये उस एसिड की वजह से होता है। ओके, इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड रब एनी बेस ऑन दैट पार्ट। ओके, तो इससे जो है हमें आराम मिल जाती है उस इरिटेशन वगैरह में। अब देखिए, एक हमने एक प्लांट होता है नेटल नाम का। ओके, ये आपका एक हर्बिशियस प्लांट होता है, हर्बिशियस प्लांट। इसमें क्या होता है, इट हैव हेयरी लीव्स, यानी कि इसकी जो पत्ती होती हैं उसमें छोटे छोटे बाल होते हैं। ओके, विच कंटेन्स एसिड, जिसका नाम होता है मेथेनोइक एसिड। ओके, जिससे अगर ये बाल जो हैं वो अगर आपके हाथ पे या स्किन पे कहीं पे भी लग जाते हैं तो क्या होता है, ये आपको इरिटेशन देने लगते हैं, ये आपको पेन देने लगते हैं। ओके, तो इसके लिए एक रेमेडी क्या होती है, इसकी रेमेडी क्या होती है, रब द लीव्स ऑफ dog plant, okay, which grows near nettle plant। एक चीज आपने देखी कि जो चीज आपको प्रॉब्लम दे रही है उसका सोल्यूशन ठीक उसके के पास होता है। ओके, डॉग प्लांट जो होता है वो यूजुअली हमेशा आपको नेटल प्लांट के आसपास ही मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कभी भी नेटल प्लांट जो है उसके अगर हेयर्स आपको चुभ जाते हैं, आपको वहाँ पर इरिटेशन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको वहीं आसपास कहीं देखना है, आपको डॉग प्लांट दिख जाएगा। ओके, जो कि उसी के आसपास होता है। उससे क्या करना है, आपको उसकी पत्ती को तोड़ के वहाँ पर रब कर लेना है, जिससे आपको आराम मिल जाएगी। ओके, अब इससे आपको पता तो चल ही गया होगा ना कि जो लीव्स ऑफ डॉग प्लांट होती हैं उनका नेचर कैसा होता है। ऑब्वियस सी बात है, वो बेसिक इन नेचर होंगे, क्योंकि वो जो है मेथेनोइक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, राइट। या सो इस तरीके से क्या है, हम डेली लाइफ में पीएच स्केल की हेल्प से डेली लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं। ओके, हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनका हमें सॉल्यूशन भी मिलता है, और प्रॉब्लम में और सॉल्यूशन दोनों में ही पीएच स्केल ही काम करती है। ओके, सो आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ओके, थैंक यू, बाय।